नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन किए थे कि मुख्य रूप से बिहार की नदियां एक तो हिमालय की तरफ से आती है और दूसरा पठार की तरफ से आती है। इसके साथ ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि बिहार में जो गंगा नदी है वो लगभग 445 किलोमीटर तक फैली हुई है और ये लगभग बीचों बीच बिहार को दो भागों में काट रही है। यदि अभी तक आप वो वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो मैंने इस आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे उस वीडियो को देख पाएंगे। तो सबसे पहले मेरे उस वीडियो को देख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे नदी के डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये जो गंगा नदी है दोस्तों, ये गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? इस गंगा नदी उत्तराखंड के केदारनाथ चोटी के ऊपर स्थित गंगोत्री हिमनद गोमुख के स्थान से निकलती है। मतलब दोस्तों गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? गंगोत्री में स्थित है। तो गंगा नदी चौसा के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है तथा यह नदी बिहार के मैदान को दो भागों में विभाजित करते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। उत्तरी दिशा में गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? गंडक, बागमती, घाघरा, कमला, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानदी। अभी हम लोगों ने हाल ही में दोस्तों बात किए थे इसी के बारे में कि ये जो उत्तर की तरफ से मिलने वाली है ये जो गंगा नदी है मेरी, तो उत्तर की तरफ से आने वाली कौन कौन सी नदी है? तो हम लोग बात किए थे पहले घाघरा नदी है, बाद गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, कमला, कोसी और लास्ट में महानदी। दोस्तों हम 7 नदियों के बारे में उत्तर की तरफ से जो आ रही थी हिमालय की तरफ से उसके बारे में बात किए थे। वही नदी के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। आगे कह रहा है दोस्तों, दक्षिण दिशा से गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, क्यूल, चानन, फल्गु और हरोहर नदी है। तो दक्षिण की तरफ से मिलने वाली जो पठार की तरफ से मिलने वाली नदियां होती है, इन सब नदियों में कौन कौन सी नदी फेमस है दोस्तों? यहाँ पे कर्मनाशा नदी की बात किए थे, सोन नदी, पुनपुन नदी और फिर यहाँ पे फल्गु नदी की बात किए थे। इसके साथ भी एक दो छोटी छोटी और नदियाँ थी, जैसे क्यूल नदी, अजय नदी की बात किए थे। तो यहाँ पे जो दोस्तों मेन नदी था उसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन किए थे, तो बस वही नदी के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। गंगा का ढाल छिछला एवं वर्षा के दिनों में अधिक जल संग्रह करने के कारण बिहार में हर वर्ष बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये दोस्तों गंगा से रिलेटेड पॉइंट्स है। अब देख लेंगे हम लोग सबसे पहली नदी जो बिहार है वो है घाघरा नदी के बारे में। तो दोस्तों घाघरा नदी को सरयू नदी, करनाली नदी और लाखन देई के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सरयू नदी कुछ ज़्यादा ही फेमस है दोस्तों। घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास मापचोचुंग से आता है। तो दोस्तों सबसे पहले फाइनली ये समझ लेंगे कि जो घाघरा नदी का उद्गम स्थल है वो तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील से निकलती है। अगला पॉइंट्स पे चलेंगे। आगे क्वेश्चन से दोस्तों, यह सिवान जिले के पास बिहार में प्रवेश करती है तथा सारण जिले के पास गंगा नदी में मिल जाती है। हम लोग इससे कि बिहार में इस नदी की लंबाई 83 किलोमीटर है। तो दोस्तों 83 किलोमीटर नदी कौन सी नदी है? घाघरा नदी की बात हो रही थी। इसकी एक नदी है दोस्तों, यह उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है। यह नदी मूल रूप से नेपाल से निकलकर चंपारण के पास बिहार में प्रवेश करती है। गंडक नदी पटना के पास सोनपुर में उत्तर की ओर से गंगा में मिल जाती है और यह त्रिवेणी के नाम से भी जानी जाती है। तो हम लोग याद रख लेंगे दोस्तों, जो गंडक नदी थी उसका और एक नाम क्या है? त्रिवेणी नहर के नाम से भी ये जाना जाता है। गंडक नदी मुजफ्फरपुर और सारण जिला के सीमा को भी बनाती है। इसी नदी पर वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण बैराज का निर्माण किया गया है। दोस्तों बैराज का जो निर्माण किया गया है वो किस नदी पे किया गया है? तो बैराज का निर्माण पश्चिमी चंपारण में किया गया है। और पश्चिमी चंपारण में कौन सी नदी है दोस्तों? गंडक नदी पे किया गया है, वाल्मीकि नगर के पास। अगला पॉइंट से दोस्तों, बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। पूरे वर्ष जल से भरे रहने के कारण इसे सदा नीरा भी कहा जाता है। तो दोस्तों गंडक नदी को सदा नीरा नदी भी कहा जाता है। बैराज जो बना हुआ है वो किस नदी पे है? गंडक नदी पे स्थित है। और गंडक नदी है वो मुजफ्फरपुर और सारण जिला का क्या करती है? सीमा बनाती है। आगे चलते हैं दोस्तों बूढ़ी गंडक के बारे में। ये जो बूढ़ी गंडक की नदी है दोस्तों, यह रामेश्वर की पहाड़ी के पश्चिमी भाग से निकलकर उत्तरी पश्चिम जिले के पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। तो दोस्तों रामेश्वर की पहाड़ी से जो यह उभरकर रामेश्वर की पहाड़ी से जो उद्गम स्थल है इसका, और यह उत्तरी पश्चिम जिले पश्चिमी चंपारण में क्या करती है? प्रवेश करके बिहार में आती है। इस नदी को सामान्यतः गंडक नदी का एक परित्यक्त धारा माना जाता है। बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी कौन सी नदी है? बागमती नदी है। बूढ़ी गंडक नदी गंगा की एक सहायक नदी है। इसे उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी के रूप में भी देखा जाता है। तो दोस्तों बिहार की जो बात कर रहे थे, तो बिहार का जो ऊपर का भाग है ये उत्तर बिहार है। और तो दोस्तों उत्तरी बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? बूढ़ी गंडक नदी है।
अगला पॉइंट है, यह चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मुंगेर के उत्तरी हिस्से से बहती हुई गंगा में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी कौन सी है? उड़ई या बाणगंगा, हड़हा, मसान, पंडई, मनियारी, करहाड़ा, तेलाबे, प्रसाद आदि, ये सब बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। चलते हैं दोस्तों आज की अगली नदी की तरफ, जो कौन सी नदी है? कोसी नदी की बात हो रही है। तो दोस्तों कोसी नदी के बारे में हम देख लें कि यह नदी नेपाल की गोसाईथान से निकलती है और खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। तो दोस्तों कोसी नदी की उद्गम स्थल कहाँ से है? गोसाईथान से है। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशिक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको पता ही है कि बिहार का पड़ोसी देश इधर से नेपाल पड़ता है, तो नेपाल की तरफ से जब कोसी नदी आती है तो नेपाल में इसे कौन सा बोला जाता है नाम? सप्तकोशिक के नाम से जाना जाता है। अगला है, यह नदी हिमालय की चोटियों से लाई हुई सिल्ट अपने मुहाने पर जमा करके बार बार मार्ग परिवर्तन करते रहती है। इसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कशन किया था। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, इसीलिए दोस्तों मार्ग बदलने वाली नदी के बारे में यदि पूछा जाए तो कौन सी नदी है? कोसी नदी है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, प्रायः इस नदी में प्रतिवर्ष भीषण बाढ़ के कारण इस नदी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। कोसी की लंबाई 730 किलोमीटर है। तो दोस्तों बिहार का शोक किसे बोला जाता है? बिहार का शोक, बिहार का काला नदी, बिहार का विनाशक नदी के रूप में हम लोग कोसी नदी को जानते हैं, जो अपने मार्ग बदलने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कुख्यात है और इसकी लंबाई दोस्तों 730 किलोमीटर है। चलते हैं आज की अगली नदी की तरफ। तो दोस्तों आगे कमला नदी है। कमला नदी से तो ज़्यादा क्वेश्चंस बाहर नहीं आ पाते, लेकिन फिर भी हम मोटे तौर पर देख ले कमला नदी के बारे में। तो दोस्तों यह नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है तथा नेपाल की तराई क्षेत्र से होते हुए जयनगर की सीमा से बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों हिमालय की श्रेणी से, हिमालय की महाभारत की श्रेणी से निकलती है ये कमला नदी। कमला नदी हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है। यही दोस्तों बागमती नदी की बात करें तो ये भी कहाँ से निकलती है? हिमालय की महाभारत की श्रेणी से ही कमला नदी, बागमती नदी निकलती है और दोस्तों हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और टोटल 394 किलोमीटर तक कुल लंबाई बिहार में है इसका, जिसका सहायक नदी कौन कौन सा है? लखनदेई, जमुने, सिपरी, थार, छोटी बागमती, अधवारा, कोलो आदि, ये सब इसकी सहायक नदी है। चलते हैं आज के अगले नदी के आगे है दोस्तों महानंदा नदी। महानंदा नदी के बारे में हम लोग कल डिस्कशन किए ही थे कि ये बिहार के सबसे उत्तर पूर्वी बिहार की तरफ से आने वाली एक नदी है जो महानंदा नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो बिहार में मुख्यतः उत्तर पूर्वी बिहार में प्रभावित होती है और उत्तरी बिहार में मैदान में यह एक सबसे पूर्वी नदी है जो हिमालय से निकलने के बाद पूर्णिया एवं कटिहार जिले से होते हुई कटिहार के दक्षिण पूर्व में गंगा में मिल जाती है। तो दोस्तों मोटे तौर पर ये नदी के बारे में हम लोगों ने देखा जो हिमालय की श्रेणी से आती है। अब हम लोग बात कर लेंगे जो पठारी भाग से बिहार में नदियां आती है उसके बारे में। तो पहली नदी इसमें कौन सा है? कर्मनाशा नदी के बारे में। तो कर्मनाशा नदी दोस्तों, यह नदी विंध्य हिमाचल की पहाड़ी से निकलकर चौसा के पास गंगा नदी में आकर मिल जाती है। दोस्तों बतलाए थे कि जहाँ पर गंगा नदी प्रवेश कर जाती है बिहार में, तो यही चौसा के पास भी कर्मनाशा नदी ही नीचे से आकर मिलती है, जिस नदी को क्या बोलते हैं हम लोग? बहुत ही अपवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। हम लोग डिस्कशन किए ही थे, बिहार में कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी मानी जाती है। इसकी कुल लंबाई कितना है दोस्तों? 192 किलोमीटर है। आगे है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी के बारे में देख लो दोस्तों, यह दक्षिणी बिहार की दूसरी सर्वाधिक प्रमुख नदी है। यह चौराहा पहाड़ी से निकलने वाली एक मौसमी नदी है जो बिहार के औरंगाबाद तथा अरवल से प्रभावित होकर फतुहा के निकट गंगा में आकर क्या करती है? मिल जाती है। तो ये पुनपुन नदी के बारे में था दोस्तों। इसके बाद फल्गु नदी के बारे में देख लें कि फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? नागपुर के पठार से होती है। छोटा नागपुर का पठार जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? झारखंड में पड़ता है। और फल्गु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 235 किलोमीटर है। इस तरह हम देखें कि फल्गु नदी बोध गया के निकट मुहाना नदी में मिलने के कारण इसे फल्गु नदी की संज्ञा दी गई है। निरंजना इस नदी की मुख्य धारा है। फल्गु नदी की सहायक नदी लोकायन है। तो दोस्तों हम लोग फल्गु नदी को और किस नाम से जानते हैं? निरंजना के नाम से जानते हैं। दोस्तों फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह हम लोग फल्गु नदी को समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने अभी देखा कि बिहार में जितनी भी नदियाँ थी उसके बारे में बहुत ही विस्तार से हम अभी पढ़े हैं, समझने की कोशिश किए हैं।
और सारे नदियों के बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ भी पढ़े हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं नदी से रिलेटेड आपका सारा पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गया है। एक बार फिर हम दोहरा दें दोस्तों, इफ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि इससे पहले मैप के साथ जो हम लोगों ने पसंद किया था, यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो दोस्तों मेरे इस आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे उस वीडियो पर जा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।